नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 28 नवंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। उसके बाद हम देखेंगे ब्लू टाइड्स के बारे में। फिर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, स्कॉटलैंड बिकेम्स द फर्स्ट नेशन टू मेक सैनिटरी पैड्स एंड टैम्पॉन्स फ्री। ये आर्टिकल में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आप इसको यहीं पर ही याद कर लीजिए। कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है जिसने ऐसा कोई प्रोविज़न लेकर आया है, ऐसी कोई स्कीम लेके आया है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट हैज़ टेकन ओवर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे। आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो वहाँ पर हाई कोर्ट है उसने एग्जीक्यूटिव्स के जो फंक्शंस होते हैं, जो आपके मिनिस्ट्रीज़ का जो काम होता है, अलग अलग मिनिस्टर्स का जो काम होता है, उनके फंक्शंस को टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की पावर ऑफ पार्डन से रिलेटेड आर्टिकल। यहाँ पे हम यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और इंडिया के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को कंपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सभी आर्टिकल्स का डिस्कशन। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप में से कोई भी इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच में ये बोला है कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है आपके यहाँ पर किस चीज़ों के इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन होता है। और सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली बिहार असेंबली का इलेक्शन हुआ है, हाल ही में इसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है ना। इससे पहले 2018 में 4 स्टेट्स थे आपके, उनका इलेक्शन अलग अलग हुआ था। MP में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में भी इलेक्शंस हुए थे, ठीक है ना। तो आपको देख रहे हैं कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उन सभी के इलेक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही पंचायत के इलेक्शन होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह के इलेक्शंस होते हैं। इन सभी इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट कराने का ही मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि एक साथ जो है आप वोट डालने जाएंगे, वोट डालते समय आप 3 वोट एक साथ डालेंगे, ठीक है। आप अगर पंचायत में हैं, किसी गाँव वाले एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, तो आप पंचायत के लिए वोट डालेंगे। उसी के साथ साथ आप एक और वोट डालेंगे वहीं पर ही MLA के लिए, और उसी के साथ साथ आप एक MP को भी चुनेंगे। तीनों वोट जो हैं आप एक साथ डालेंगे, ठीक है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अगर ऐसा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो इससे क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा, गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंसी रहेगी। देखिए अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2019 में इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, ठीक है ना। लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, आचार संहिता लग गई, यानी कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो जो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग थी वो कुछ दिनों के लिए रुक गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट में इलेक्शंस हुए तो उस स्टेट में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो वहाँ पर जो फंक्शनिंग होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की, उस फंक्शनिंग में रुकावट आ गई। आपके जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बिजी हो जाते हैं इलेक्शन की प्रिपरेशन में। जो टाइम उन्हें अपने काम पर देना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए, वो टाइम वो कहाँ पर देते हैं, किसी और पार्टी में किसी और स्टेट में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। वहाँ पे जाके क्या करते हैं, प्रमोशंस वगैरह करते हैं, ठीक है ना, कैंपेनिंग वगैरह करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए। ऑलराइट, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। जो गवर्नेंस के लिए जो समय जाना चाहिए वो कहीं और समय जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर फॉर मनी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक साथ ही इलेक्शन कंडक्ट हो जाएंगे तो बार बार आपको अलग से ड्यूटी नहीं लगानी पड़ेगी। जो आपके इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है अलग अलग, आपको हर बार उन्हें एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है ड्यूटी के लिए, उनसे काम लिया। एक बार इलेक्शन होगा, व्यक्ति डालेगा, एक ही बार जाके सारा वोट दे के आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो बार बार आपको जाके वोट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कंटिन्यूटी रहती है पॉलिसीज़ में और प्रोग्राम में, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी होती है गवर्नमेंट में, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या हो गई, अब एक बार इलेक्शन हो गया तो अब गवर्नमेंट जो है 5 साल तक अपने काम पर ध्यान दे सकती है, ठीक है ना, बिना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए। उसके बाद क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन द वोटर्स विल बी रिड्यूस्ड एज द इलेक्शंस आर हेल्ड एट अ टाइम। एक साथ इलेक्शंस होंगे तो जो ब्लैक मनी का जो पैसा दिया जाता है इलेक्टर्स को वो भी नहीं दिया जाएगा, और ब्लैक मनी का जो पैसा है वो भी इलेक्टर्स पर खर्च नहीं होगा, ठीक है।
अब ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्या देखे, बेनिफिट्स देखे। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो क्या है, आपको देखने को मिलेगा, कंसिडरिंग द ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन दैट इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलोज। ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सभी स्टेट से परमिशन लेनी होगी अगर ऐसा कुछ कराना है तो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि 2021 में फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, जब भी इलेक्शन कंडक्ट होंगे और सारे स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन होंगे। तो फॉर एग्जांपल बिहार में अभी इलेक्शन हुए, ठीक ना, बिहार में कितने साल गवर्नमेंट चलेगी, 2020 में वहाँ पर इलेक्शन हुए तो 1 साल सरकार चल पाएगी। अब बिहार की जो सरकार है, गवर्नमेंट, वो क्यों बोलेगी, वो बोलेगी कि यार हमारे जो 4 साल बाकी हैं वो हम क्यों छोड़ दें तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो सभी स्टेट को राज़ी कर पाना भी पॉसिबल अभी है नहीं। ऑलराइट, उसके बाद क्या होगा, आपको अगर इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराना है तो आपको जो ईवीएम होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं, उनके ज़्यादा नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो वीवीपैट होता है, उनका जो प्रोडक्शन है उसके नंबर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, आपको पोलिंग स्टाफ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, और बेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ज़्यादा लोग आएंगे वोट डालने के लिए तो उनके लिए भी अरेंजमेंट कराना पड़ेगा, तो ये भी कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या चैलेंजेस हैं, आप कुछ और चैलेंजेस डाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या होगा, अगर एक साथ वोटिंग होगी, ऑलराइट, सभी की, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको देखने को मिल सकता है नेशनल जो इश्यूज होंगे ना वो हावी रहेंगे रीजनल इश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा, रीजनल पार्टीज का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। ऑलराइट, ऐसे में क्या होता है, जो बड़ी पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस है, उन पार्टीज़ को बेनिफिट रहेगा। जो अदर आपकी रीजनल पार्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी है, ठीक है ना, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है, इन सारी पार्टीज़ को लॉस हो सकता है अगर बड़े लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। आम आदमी पार्टी को भी लॉस हो सकता है। ये सारी पार्टीज़ जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ है, 1 या 2 स्टेट तक सीमित हैं, उन्हें लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद डिस्कस करते हैं अवार्ड्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या हुआ है, रिसेंटली पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इसे क्या सेलेक्ट किया गया, अभी इसे इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है TX2 के अंदर, ठीक है ना, फॉर डबलिंग द नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन द पास्ट 4 ईयर्स। ऑलराइट, तो आपको कंटेस्ट समझ में आ गया कि क्या कंटेस्ट है जिसके कारण अवार्ड मिला गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं TX2 के गोल के बारे में। देखिए, TX2 का मतलब है टाइगर्स का जो नंबर है उसे हमें डबल करना है, सीधे सीधे से बात ये है, ठीक है। ये क्या है, एक ग्लोबल कमिटमेंट है। ऑलराइट, ग्लोबल कमिटमेंट है, इसके लिए वर्ल्ड के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो साथ में आई थी। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इस गोल को, जिन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था, तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये कंट्रीज़ है जहाँ पे टाइगर्स का नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है, और यही कंट्रीज साथ में आई हैं टाइगर्स के नंबर को डबल करने के लिए, ठीक है। इन्होंने टारगेट सेट किया था कि सबसे पहले, अब ये जो गोल है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया गया था, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, WWF के द्वारा इस गोल को सेटअप किया गया था। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 13 टाइगर रेंज गवर्नमेंट थी, ये 13 कंट्रीज हैं जो साथ में आई थी। ये जो समिट है वो कहाँ पर हुई थी, तो सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुई थी रशिया 2010 में। इन्होंने बोला था बाय द एंड ऑफ 2020 हम टाइगर्स का नंबर को डबल कर लेंगे, ठीक है। टाइगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइगर जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN की रेड लिस्ट में, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है साइट कन्वेंशन में, ठीक है ना। ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, इस डेट को आप चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा खुद से एक बार। ऑलराइट, इसके बाद इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 1973, और टाइगर को जो है शेड्यूल 1 में रखा गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, चलिए अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये, ठीक है।
कौन सा वाला रीजन आता है यहाँ पर, तो ये लाई करता है अलॉन्ग इंडो नेपाल बॉर्डर, वो वाले रीजन में ही आता है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जाती है आपकी, रिवर शारदा एंड काखरा, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो यहाँ से फ्लो होती हैं, ठीक है ना। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2014-15 के अकॉर्डिंग, ऑलराइट। और ये तराई इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्ससीडिंग डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव तराई इकोसिस्टम, ठीक है। अगर आप इसके नाम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो शायद आपने दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। दोनों चीज़ें एक ही हैं, ऑलराइट। इसने ना बहुत अच्छा काम किया है और बहुत कम समय में टाइगर्स के नंबर को डबल कर लिया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें पहले टाइगर्स हुआ करते थे 25, अब इसमें जो टाइगर्स हैं वो 65 टाइगर्स हैं इस टाइगर रिजर्व में, ऑलराइट। तो काफ़ी नंबर जो है इन्होंने टाइगर का बढ़ा लिया है, ठीक है। और कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे टाइगर के साथ स्वैम्प डियर देखने को मिल जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन देखने को मिल जाएगा, हॉक डियर, लेपर्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉरेस्ट की भी बहुत सारी जो प्लांट्स उनकी बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो दुधवा नेशनल पार्क है, ऑलराइट। फिर कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चम्बल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सूर सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है ब्लू टाइड से रिलेटेड। क्या हुआ है रिसेंटली मुंबई जुहू बीच पर और देवघाट बीच पर क्या हुआ है, इस प्रकार की ब्लूइश क्या देखने को मिले हैं, फ्लोरोसेंस देखने को मिले हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से लाइट जो है चमक रही थी, जो वाटर था यहाँ का इस प्रकार से शाइन कर रहा था। इसे क्या कहा जाता है, इसको बायो ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, क्यों देखने को मिलता है ये हमें, ये जो फिनोमेना है ये हर साल आजकल देखने को मिल रहा है 2016 से। हर साल नवंबर दिसंबर के मंथ में इसी प्रकार की जो ब्लू लाइट है वो देखने को मिलती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जो प्लांट में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जो वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। इनका नंबर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है, ये किनारे पर धकेल दी जाती हैं और किनारे पर धकेलने के कारण यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये क्या किया जाता है, ये लाइट को, ब्लू लाइट को रिसीव किया जाता है, रिलीज किया जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर, जब वेव्स के साथ ये टकराती हैं तो उनके साथ केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके कारण ये ब्लू वाटर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे कंसर्न है, देखने को तो ये बहुत सुंदर सा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है बहुत ज़्यादा। इतना सारा ये होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वाटर में वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है मराइन स्पीशीज़ के लिए, ऑलराइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ऑलराइट, ठीक है। तो ये डेंजरस हो सकता है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या हो सकते हैं, वो टॉक्सिक हो सकते हैं। सबसे पहले तो अगर उन फाइटोप्लैंक्टन्स को किसी स्पीशीज़ ने खा लिया तो वो जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो उन स्पीशीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल फिश ने खा लिया तो फिश के अंदर चला जाएगा। उसी फिश को अगर ह्यूमन बींग्स ने खा लिया तो वो जो टॉक्सिक कंटेंट है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल बन जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे कि कंटेस्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अक्यूज़ किया है हाईकोर्ट को, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को, कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में और अब स्टेट को जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर्स दे रही है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जब जुडिशरी जो है वो खुद से ही आगे आकर क्या करने लग जाए, जो उसका जुरिडिक्शन नहीं है, लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ये काम जुडिशरी का नहीं है। जुडिशरी का क्या काम है, सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना कि वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं, ये काम है जुडिशरी का। लेकिन जब जुडिशरी अपने काम से बाहर जाकर कोई और एक्टिविटी करती है, लेजिस्लेटिव की या फिर एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये बहुत देखने को मिलता है। सरकारों को फोर्स करती है जुडिशरी कि आप जो है कोई ऐसा लॉ लेकर आएँ जिसमें आप क्या करें, क्रैकर्स को बैन करें। फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा कि इस बार दिवाली पर कोई भी क्रैकर्स वगैरह नहीं जलाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के ऑर्डर्स बहुत सारे जुडिशरी देती रहती है, ठीक है।
देखिए अभी का इशू क्या है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेस्ट, जो इशू था वो मैंने आपको समझा दिया। जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आंसर राइटिंग में आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल मैंने उठाया है ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है, ठीक है ना। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहाँ से ये आर्टिकल लिया गया है। वहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन थे वो तो है ही हैं, साथ में कुछ और मेरे पॉइंट्स भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं इन चीज़ों का, देखिए प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर चेक एंड बैलेंस टू दी अदर गवर्नमेंट ब्रांचेस। अगर कोई मिनिस्ट्री जो है क्या कर रही है, कोई ऐसा लॉ वगैरह पास कर रही है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो कि सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे गलत है, तब जुडिशियल एक्टिविज्म चेक एंड बैलेंस का काम कर सकता है। ब्रिंग्स आउट रिक्वायर्ड इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सकता है जुडिशरी, क्योंकि जुडिशियल में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में सभी स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है ना। प्रोवाइड जजेस टू यूज देयर पर्सनल विजडम, जो जजेस होते हैं वो बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास विजडम होती है, चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, ठीक ना, बहुत सारा एक्सपीरियंस उन्हें होता है, तो उनके एक्सपीरियंस का हमें क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। और राइट, जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स जजमेंट का भी बेनिफिट मिल सकता है। पास्ट में जो जजमेंट आई हैं और जो जुडिशियल सिस्टम सेटअप किया गया है उसके बारे में जजेस को पता होता है। और राइट, फिर चेक्स द मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर, पब्लिक पावर का मिसयूज होने से ये रोक सकते हैं। प्रोवाइड स्पीडी सॉल्यूशन वेयर द लेजिस्लेचर गेट स्टक इन द इश्यू ऑफ मेजॉरिटी। ऑलराइट, अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया कि आपको ऐसा लॉ लेकर आना है, तो अब क्या होगा, मेजॉरिटी वगैरह की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि क्रैकर्स बैन करने, इसके लिए कोई आपको नियम बनाना है तो नियम बनाना है, ठीक है। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है ना। ये क्या है, डबल एज स्वॉर्ड है, इसके कुछ बेनिफिट भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। क्या है डिसएडवांटेज, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है ये बात। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारा सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क करनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद अगला क्या डिसएडवांटेज है, जुडिशियल ओपिनियंस ऑफ द जज बिकम स्टैंडर्ड फॉर रूलिंग अदर केसेस। ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है देखने के लिए, जजेस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनका जो जजमेंट आया है, जो उनका डिसीजन आया है, वो क्या होगा, आगे तक इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो कानून लेके आई है यूपी गवर्नमेंट, वो जो जजमेंट है वो पुराना जजमेंट है, ठीक है, लेकिन वो इम्पैक्ट आज भी डाल रहा है। ऑलराइट, उसके बाद फिर जजमेंट में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल और सेल्फिश मोटिव, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर रिपीटेड इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट कैन इरोड द फेथ ऑफ पीपल इन द इक्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। साथ ही साथ कोर्ट लिमिट्स द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। बार बार आप अगर गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो गए उनकी काम में तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हो कि पहले भी ऐसे रूलिंग आई है, राम जवाया द स्टेट ऑफ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस में क्या बोला गया था, तो वहाँ पर कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेम्पलेट assumptions by one's organ or part of the state of functions that essentially belongs to other. Alright, इंटरफेयर करने का काम नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने कंक्लूजन क्या दोगे, अगर आंसर आपको पूछा जाता है तो लास्ट में आप यही बात बोलोगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ अच्छे बेनिफिट भी हैं, बट क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए और तीनों बॉडी को इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, रिसेंट कंटेस्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, रिसेंटली अपनी पार्डनिंग पावर का यूज करते हुए फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को क्या कर दिया है, पार्डन कर दिया है, ठीक है ना। उनको उनके जो भी आरोप वगैरह उनके खिलाफ चल रहे थे उनसे उन्हें बरी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है इंडियन पार्डनिंग पावर में और यूएसए के प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में, ठीक है ना। यूएसए का जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है वो सोली उसका डिसीजन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट खुद से डिसीजन ले सकता है किसी भी व्यक्ति को पार्डन करने में। लेकिन इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद से अपनी तरफ से ये डिसीजन नहीं ले सकता कि किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम साबित हो चुका है तो वो उसको पार्डन कर सकता है या नहीं। इंडिया के प्रेसिडेंट को कैबिनेट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। जब तक कैबिनेट उसको अप्रूव नहीं कर देता तब तक इंडिया का प्रेसिडेंट उसे माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो होता है वो क्या कर सकता है, वो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है किसी भी व्यक्ति को फेडरल क्राइम में पार्डनिंग देने के लिए।
अगर वो जो क्राइम है वो स्टेट के लॉस के अगेंस्ट कमिट किया गया है, ठीक है ना। आपको पता होगा यूएसए में जो क्या है, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है वहाँ का। तो स्टेट के जो क्राइम्स होते हैं उसमें वो पार्डनिंग की पावर का यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होता है। अगर उसने एक बार पार्डनिंग की पावर दे दी तो बस खत्म बात, उसको व्यक्ति को माफ़ कर दिया जाएगा, आप उसके डिसीजन को ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। और यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी ये जजमेंट है कि जो पावर इज ग्रांटेड विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। और जो कांग्रेस होती है यानी कि यूएसए की जो सेनेट वगैरह होती है, लेजिस्लेचर होती है, वो उसकी पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ फेडरल क्राइम में वो पार्डनिंग की पावर का यूज़ कर सकता है यूएसए का प्रेसिडेंट, स्टेट क्राइम्स में वो ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही साथ सभी केसेस को में वो पार्डनिंग का और रिप्राइव का यूज़ कर सकता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर किसी व्यक्ति को उसकी पोस्ट से हटाया गया है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को ही इम्पीच कर दिया गया, तो वो खुद के लिए पार्डनिंग की पावर का यूज़ नहीं कर सकेगा। उसके साथ ही साथ दोज पार्डन्ड बाय प्रेसिडेंट कैन स्टिल बी ट्राइड अंडर द लॉ ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कहाँ पर ये होता है, यूएसए में, ठीक है ना। इंडिया में डिफरेंट होता है। इंडिया में क्या डिफरेंट है, इम्पीचमेंट के लिए तो इंडिया में भी नहीं किया जा सकता पार्डन, ठीक है। साथ ही साथ फेडरल और स्टेट क्राइम दोनों में ही पार्डनिंग की पावर स्टेट प्रेसिडेंट के पास होती है, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा आप में से। आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स, ठीक है ना। वहाँ पर कौन कौन सी पार्डनिंग पावर्स मेंशन है, तो पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स, रेमिशन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, ठीक है। ये कुछ पावर्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है। प्रेसिडेंट अलग अलग टाइम पर इनका यूज़ करता है, ठीक है। चलिए, लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट की क्या लिमिटेशंस होती हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्साइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा यूएसए के, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है, हैज़ रूल्ड दैट प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाइल डिसाइडिंग मर्सी प्लीज, ठीक है ना। दीज इंक्लूड्स मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1980, और ये कुछ अलग अलग केसेस आए थे, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये केसेस, ठीक है ना। एक केस आपको याद रहेगा तो काम बन जाएगा। चलिए, प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है पार्डनिंग का। देखिए, राष्ट्रपति भवन क्या करता है, मर्सी प्ली, एक व्यक्ति है वो कमिट हो गया है, ठीक है ना। ये व्यक्ति है, रामलाल नाम है इनका, ठीक है ना। इनको फांसी होनी है। रामलाल ने क्या करेगा, मर्सी पिटीशन वो फाइल करेगा प्रेसिडेंट के ऑफिस में, प्रेसिडेंट को मर्सी प्ली देगा अपनी। अब इस मर्सी प्ली को प्रेसिडेंट के द्वारा कहाँ पर भेज दिया जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा होम मिनिस्ट्री के पास, ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री के पास से ये प्ली जाएगी कैबिनेट की एडवाइस के लिए। कैबिनेट की एडवाइस मांगी जाएगी कि ये रामलाल जो हैं इन्हें बरी करना है या नहीं करना है, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी अपनी रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ने बोल दिया नहीं, इस व्यक्ति को जो है माफ़ नहीं करेंगे, इसको आप फांसी पर लटका दो, ठीक ना। लेकिन प्रेसिडेंट को फॉर एग्जांपल मान लो कि दया आ जाती है इस व्यक्ति के ऊपर कि नहीं यार चलो इसको एक मौका मिलना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, ये जो फॉरवर्ड की गई है दोबारा से वापस प्रेसिडेंट के पास आई है, प्रेसिडेंट इसको एक बार और रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट उसको रिकमेंडेशन के लिए भेज देगा कि यार एक बार और सोच लीजिए। लेकिन अगर दोबारा से सेम का सेम सजेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आ जाता है कि नहीं हमें तो इन्हें मारना ही है, लटकाना ही है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो फोर्स्ड हो जाएगा और उसे अब रामलाल को सजा देनी ही होगी, ठीक है ना। ये प्रोसीजर होती है, ऑलराइट। चलिए, इसके साथ ही साथ गवर्नर के पास भी पावर होती है पार्डनिंग की, जो कि आर्टिकल 161 में मेंशन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है गवर्नर की पार्डनिंग पावर में और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में, ठीक है ना। सबसे पहले तो आर्टिकल 72 में मेंशन है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर और आर्टिकल 161 में मेंशन है गवर्नर की पार्डनिंग पावर। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल के द्वारा, कोर्ट मार्शल आपको पता होगा जो मिलिट्री पर्सन्स होते हैं आपके, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, आर्मी का व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, उसका क्या होगा, कोर्ट मार्शल होता है। सिविल कोर्ट्स में उसका जो जजमेंट केस है वो नहीं चलता है, उसका जो जजमेंट है वो वहीं कोर्ट मार्शल होता है, आर्मी के ही ऑफिसर्स होते हैं वही उसका कोर्ट मार्शल करते हैं, ठीक है। तो उसको भी सज़ा मिल जाती है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोर्ट मार्शल की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता।
अगला डिफरेंस होता है डेथ सेंटेंस का। गवर्नर जो होता है वो क्या कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली माफ़ कर सकता है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली माफ़ कर सकता है। रामलाल के बारे में जैसा था, अगर प्रेसिडेंट चाहता है, कैबिनेट की तरफ से उन्हें रिकमेंडेशन मिल जाती कि रामलाल को आप माफ़ कर दो, तो प्रेसिडेंट जो है वो रामलाल को बरी कर देता, बाइज्जत बरी किया जा सकता था यहाँ पे। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। गवर्नर क्या कर सकता है, बस अगर एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसकी डेथ सेंटेंस को कम कर सकता है। क्या डेथ सेंटेंस है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, ठीक ना, लेकिन उसको बाइज्जत बरी डेथ सेंटेंस से गवर्नर नहीं कर सकता। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्डन्स को, जो कि टर्म हमने डिस्कस की थी। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली माफ़ कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या मिला हुआ है उसको मिली हुई है फांसी की सज़ा मिली, हैंग टिल डेथ, ठीक है ना। हैंग टिल डेथ को प्रेसिडेंट क्या करेगा, कंप्लीटली माफ़ कर देगा, बरी कर देगा कि भैया आप घर जाने के लिए एकदम सक्षम है, आप घर जा सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो पार्डन में क्या किया जाएगा, पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा सज़ा को। कम्यूटेशन में क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, यानी कि क्या मिली थी उसको, लाइफ डेथ सेंटेंस मिली थी, तो डेथ सेंटेंस को क्या कर दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला है, काले पानी की सज़ा हुई है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, काले पानी की सज़ा बोलते हैं, तो उसको क्या कर देगा, उसको बस कन्वर्ट कर देगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है। अगला होता है आपका रेमिशन। रेमिशन में क्या करता है, रिड्यूस कर देता है टाइम को, सेंटेंस के टाइम को रिड्यूस कर देता है। 14 साल तक के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी तो 5 साल तक की सज़ा कर दी जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इसमें क्या होता है ना, रेमिशन में फॉर्म चेंज नहीं होता है, ऑलराइट। अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो वो पनिशमेंट रिगरस ही रहेगी, बस उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। रिस्पाइट में क्या होता है, आपके पास कुछ स्पेशल डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है फॉर एग्जांपल, तो क्या कर दिया जाएगा, आपकी जो सेंटेंस आपको मिली है उसमें थोड़ा सा ढील वगैरह दे दी जाएगी, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड, ठीक है ना। फिर अगला होता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या कर दिया जाता है, जब तक आपकी प्ली प्रेसिडेंट के पास गई है, फिर प्रेसिडेंट उस प्ली को आगे भेजता है कैबिनेट के अप्रूवल के लिए, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक आपने प्ली भेजी हुई है तब तक आपकी जो एग्जीक्यूशन है उस पर क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा, आपको फांसी नहीं दी जाएगी, ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव